हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे तो स्वर की देवी ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा, हर गीत तुझसे। स्वागतम 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 स्वागतम। कैसा पावन सुहावन समय आज है, कैसा पावन सुहावन समय आज है। आप आए अतिथियों में सरताज है, आप आए अतिथियों में सरताज है। देव की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, मन की बगिया से हमने कलियां चुनी। श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, श्रद्धा माला बुनी। करते हैं मिलके अर्पित सुमन, करते हैं मिलके अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। मिला? स्वागतम स्वागतम स्वागतम। नमस्कार। पहली बात आती है हम लोग शिक्षक संकुल बैठक का उद्देश्य। इसका सबसे मूल उद्देश्य जो महानिदेशक महोदय ने जो भी इंगित किया है वो ये है कि प्रत्येक विद्यालय में कुछ न कुछ नवाचार हो रहे हैं, उस अपने नवाचार से पूरे संकुल को अवगत कराना। निपुण हो रहे हैं बच्चे, तो जो जिस टेक्निक से हमने किया वही टेक्निक अपना के आप भी करें, सब लोग करें। इसीलिए मासिक का आयोजन किया जाता है। और निपुण बनाने के लिए सब जरूरी चीज़ है कि हम अपने विद्यालयों में 5 पॉइंट टूल किट का प्रयोग करें। सबसे जरूरी चीज़ है, हर बैठक में आप सबको बताई जाती है 5 पॉइंट टूल किट। 5 पॉइंट टूल किट है क्या? सबसे पहली चीज़ है हेडमास्टर टीचर समन्वय, आपसी सामंजस्य से कक्षा का आवंटन हो जाए। कक्षा का आवंटन होने से हमें सबसे आसानी ये होगी कि बच्चे लगातार एक ही अध्यापक को देखते देखते कभी कभी ऊब भी जाते हैं। एक नई बात होगी, अध्यापक होता है, बच्चा कभी कभी किसी अध्यापक से डर भी जाता है। भले ही चूँकि हमारे यहाँ अब मारपीट तो है ही नहीं, किसी बच्चे को दंड का विधान तो है ही नहीं, लेकिन होता क्या है, डर जाता है किसी वजह से। तो उस वजह को दूर करने के लिए ये हुआ कक्षा का आवंटन कर दिया जाए। तो जब वो नए अध्यापक को देखेगा तो हो सकता है जो वो चीज़ नहीं सीख पा रहा है हमसे, अगले अध्यापक से सीख ले। तो ये सबसे जरूरी चीज़। दूसरी है संदर्शिका का प्रयोग। संदर्शिका और कार्य पुस्तिका कक्षा 3 तक मिली हैं, 2 और 1 की अभी नहीं मिली है, वो मिल जाएंगी। जब तक आपको गूगल ड्राइव में मिल गई हैं, अगर आप चाहें तो इससे सब लोग प्रयोग करके बच्चों को ब्लैक बोर्ड में लिख के बता के समझा सकते हैं। और शिक्षक संदर्शिका, आपको उसमें लिखा गया है क्या पढ़ाना है, किस सप्ताह क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना। संदर्शिका में सारा, संदर्शिका 23-24 की अभी आई नहीं है, लेकिन सॉफ्ट कॉपी मेरे हिसाब से सबके पास होगी। उसी सॉफ्ट कॉपी आकलन
हमको उनका नियमित आकलन करना है, नियमित आकलन करना है। उसके साथ साथ रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण भी करना है उनके साथ। अगर बच्चा किसी चीज़ में फंस रहा है, किसी चीज़ में उसको कठिनाई आ रही है, उसको दूर करने के लिए हम सप्ताह में एक दिन यानी छठे दिन रेमेडियल क्लास चलाते हुए उसकी जो भी समस्या है उसको दूर करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है सामुदायिक सहभागिता एवं अभिभावक संपर्क। उसके लिए क्या करना है, हमारे यहाँ एसएमसी की बैठक होती है, माता समिति की बैठक होती है। उस बैठकों में अभिभावकों को उनके बच्चों की प्रगति के बारे में, उसकी कमी के बारे में बताना कि बच्चा यहाँ पे थोड़ा सा वीक है, इस पर थोड़ा सा आप भी ध्यान दें, हम भी ध्यान दें, है ना। हम करें, आप करें, दोनों मिल के करेंगे तो बच्चा निपुण बहुत जल्दी हो पाएगा। क्योंकि बच्चा हमारे पास केवल 5 ही घंटे आता है, 18 घंटे 19 घंटे अपने घर पे रहता है। तो हम ये कोशिश करेंगे कि जो भी समुदाय है उससे उसको अपना सहयोगी बना के हम कार्य को आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट है शिक्षक विद्यार्थी आत्मीय संबंध। जो क्लास आवंटन वाली बात आई, अगर शिक्षक विद्यार्थी आत्मीय संबंध होगा तो बच्चा आपकी क्लास को लेने के लिए कहीं भी होगा वो दौड़ के आएगा। वही आत्मीय संबंध हमको स्थापित करना है। हम और आप भी जब पढ़ते रहे तो कभी कभी ये होता रहा, किसी अध्यापक की क्लास हमको सबसे अच्छी लगती है, उसके लिए हम कहीं भी रहें लेकिन उस अध्यापक की क्लास ज्वाइन करते रहे। तो वही आत्मीय संबंध हमें सब बच्चों के साथ स्थापित करते हुए, समन्वय स्थापित करते हुए आपसी विद्यालय में करके हम विद्यालय को अपने निपुण बनाएंगे। और ये मैं उम्मीद करता हूँ और ये आशा भी है कि आप सब लोग जो दिसंबर 23 तक का लक्ष्य दिया गया है तब तक अपने अपने विद्यालय को आप सब लोग निपुण बना लेंगे। इसी के साथ में अकादमिक प्रयासों के लिए विदाई बताया गया है कि किस प्रकार से हम अपने विद्यालय में कक्षा शिक्षण को बेहतर करने के लिए क्या क्या प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए है। तो सबसे पहले तो हम अपने बच्चों के साथ किसी भी कक्षा में जा रहे हैं, बच्चों के साथ पहले हम अपने उनके साथ आत्मीय संबंध कैसे बनाते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ अगर हमारा घुल मिल के हम रहेंगे, इससे आत्मीय संबंध हमारा अच्छा रहेगा तो हम अपनी बात बच्चों तक अच्छे से पहुंचा सकते हैं और बच्चे भी वो अपनी ग्रहण भी करेंगे और अपनी बात भी हमें वो अच्छे से बता सकते हैं। उसके लिए है कविता शिक्षण है, कहानी है। कविताओं को, उसमें भी कविता कई तरह से हो सकती हैं। कुछ हमारी शिक्षाप्रद कविता होती हैं जो अकेडमिक होती हैं, कुछ मनोरंजक होती हैं, उनको हम अलग अलग तरीके से करवा सकते हैं समय समय पर। कहानी को भी बच्चों के साथ खिलवा सकते हैं। उसके लिए हम मास्क के जरिए या मास्क है या अलग विभिन्न तरीक़ों से हम बच्चों को कहानी भी करवाते रहते समय समय पर। उसके अलावा खेल है, खेल के लिए भी हम बच्चों को कुछ उसमें भी एकेडमिक होते हैं जिनसे हम शिक्षा मिलती है और कुछ मनोरंजक खेल होंगे। मनोरंजक खेल में जैसे हमने नींबू वाले खेल कराए हैं, गुब्बारे वाले खेल करवाए हैं, ग्लास सेट करने के लिए सुई धागे वाले, समय समय पर वो सब अलग अलग खेल करते हैं जिससे बच्चों का क्या है मानसिक शारीरिक दोनों तरह से विकास होता है, कंसंट्रेशन पावर बढ़ती है। उसके अलावा जैसे अभी मैं कक्षा की संदर्शिका में बहुत अच्छे अच्छे गेम आए हैं जैसे कि क्या बदला है, काना कुसी है, तो ये सब गेम से भी बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं और सीख रहे हैं। उसके अलावा जैसे बच्चों से हम आपसी बातचीत के द्वारा कि बच्चों के पारिवारिक संबंध कैसे हैं, उनके परिवार के बारे में अपने से कुछ जब आपसी बातचीत करते हैं उनसे तो बच्चे हमसे खुल के बातचीत करते हैं तो उनके घरों में क्या चीज़ कमी है, क्या परेशानियां हैं, इससे बच्चों को हम अपने विद्यालय में कैसे उनकी उपस्थिति अच्छी हो सके इसके लिए हम उनको मोटिवेट कर सकते हैं। दूसरा है जैसे मौखिक भाषा के विकास के लिए उनको बोलने का अवसर समय समय पर देते रहें, उनसे अंताक्षरी करवा करके, और उसमें हिंदी में भी अंताक्षरी है, इंग्लिश में भी अंताक्षरी, उसको बोल करके भी और लिखवा करके भी। इस समय संदर्शिका में भी आ रहा है कि एक शब्द लिखिए उसका अंतिम अक्षर से फिर नया शब्द बनाइए, उसके अंतिम अक्षर से नया शब्द, इस तरह से अंताक्षरी करवा के भी हम करवा सकते हैं। दूसरा है टीएलएम के कई प्रयोग करके, जैसे हमारे विद्यालय में संख्या गाड़ी टीएलएम है और भी कई तरह के टीएलएम है। हिंदी में मात्रिक शब्द बनाइए, उसके कार्ड इतने बड़े बड़े बना करके बच्चों को टीएलएम के माध्यम से करा सकते हैं। गणित किट का प्रयोग कर, उसमें भी कई बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं जिनसे हम स्थानीय मान है या माचिस की तीलियों का प्रयोग करके हम काफ़ी चीज़ें बता सकते हैं। इसके अंतर्गत एक टीएलएम मैंने थोड़ी सी कोशिश की है, इसमें ये बच्चों को गिनती बनाई है और ये कुछ मेढक हैं, ठीक है। ये मेढक का
और बना सकते हैं, मैंने अभी कुछ ही बनाए हैं। ठीक है, इन मेथड के द्वारा जैसे बच्चे खेल खेल में सीखेंगे, जैसे नंबर 1 2 3 4 8 9 तक के नंबर्स के बना सकते हैं। तो अगर 1 नंबर का है तो वो एक एक काउंटिंग, बच्चा एक एक मेथड, 1 नंबर वाला एक एक काउंटिंग लेकर के चलेगा, तो वो पूरा 100 तक आएगा तो वो गिनती सीखेगा। ठीक, 2 नंबर वाला अगर हमने लिया है तो वो 2 नंबर पे रखा हमने, बच्चा रखेगा, उसके बाद 2 के बाद वो 2 के बाद 2 कदम कूद के 4 पे, फिर 2 कदम कूद के 6 पर। इससे वो बच्चा स्किप काउंटिंग, ये भी कक्षा 3 में बहुत है, तो इससे वो क्या होगा, स्किप काउंटिंग सीखेगा। इसके अलावा बच्चा जैसे अब बच्चे मेढक से मैं बना भी रही थी तो बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, कुदा के खेल। तो जैसे कुदा के बच्चे जिस नंबर पे भी 2 बच्चों को ले लिया हमने, अगर कूद के मान लीजिए यहाँ पे आया या ये यहाँ पे आया, तो बच्चों से पूछ सकते हैं कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। तो छोटी बड़ी का ज्ञान भी बच्चे कर सकते हैं। बच्चों को जोड़ भी सिखा सकते हैं कि ये वाला आया और यहाँ भी आया है, तो ये कितना है, और ये 35 है, मान लीजिए ये 23 है, तो इसको जोड़ने पर कितना होगा। उसके साथ साथ एक और है जो कक्षा 3 में तो नहीं है लेकिन 4-5 में है, कि लासा मासा। जैसे ये हमारा एक 8 का है तो हमने 8 पे रखा है, 6 वाला हमने 6 पर रखा है, तो जिस नंबर का लिया है वो उतने कदम ही आगे काउंटिंग करेगा। तो जैसे ये 6 वाला 6 पे है, और उसके बाद फिर हम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, फिर ये भी 8 वाला पीछे है, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये वाला पीछे है, 1 2 3 4 5 6, फिर ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये पीछे है 1 2 3 4 5 6। अब ये यहाँ पे दोनों एक जगह आकर मिल रहे हैं, तो इन 2 संख्याओं का लासा हमारा क्या बनेगा, 24। इस तरह बच्चों को हम लासा भी सिखा सकते हैं। तो ये छोटा सा प्रयास है, और इस तरह से बच्चे मासिक बैठक कार्यक्रम में आए हुए समस्त अपने अध्यापक, सहायक अध्यापक, याति महोदय, उत्तर प्रदेश वैचारिक शिक्षक संघ के महामंत्री उत्तर प्रदेश लेवल के, इन सब के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ उपस्थित होने के लिए। प्रश्न है, मुद्दा है कि निपुण अभी जो परीक्षा हुई, इससे लाभ क्या हुआ विद्यालय को? हाँ, मुझे लग रहा है जैसा आपके तरफ से ही फीडबैक आया, इससे उपस्थिति बढ़ी, बच्चे बहुत उत्सुक हैं। आज मैं प्रार्थना में अपने विद्यालय के बच्चों से यह सवाल किया कि आप लोगों को क्या लगता है इस परीक्षा से। सारे लोगों ने उत्तर दिया कि बहुत अच्छा लगा, और हम लोग तब से लगभग नियमित हो गए। लगभग उपस्थिति हमारी 75 से 80% बढ़ी है, मतलब बढ़ी मतलब थी यानी पूरी हो गई। जो कम थी 60-65 के एवरेज में थी, एवरेज में लगभग वो 70-75 के लगभग पहुंच चुकी है। और हम लोगों के 90% तक के संख्या दी भी गई है लगभग, किसी भी प्रकार से गाहे बगाहे जो अनिवार्यता थी उसको लेके, लेकिन 75 से 80% हमारी संख्या आज उपलब्ध हो रही है। तो उस निपुण परीक्षा का ही परिणाम है। हम तो इससे समझ सकते हैं कि ये परीक्षाएं अगर बार बार होती रहें, हर 3 महीने में शायद हैं भी ना, हाँ त्रैमासिक हैं, तो इससे लाभ निश्चित तौर पे होगा। और निपुण बनाने के लिए तो समय बहुत कम बचा है, जैसा कि हम पिछली बार भी कहे थे, इस बार भी यही बात है कि मात्र अब 100 दिन से भी नीचे आ गए, लगभग 30 दिन घट गए उसमें से। अब मात्र 90 दिन में हमारे पास समय है और निपुण बनाना है। हाँ, इसमें 3 से 9 वर्ष के बच्चों के लिए ही निपुण की व्यवस्था है। शायद कार्यक्रम जो है 3 वर्ष से 9 वर्ष तक के लिए है, कक्षा 1 से बाल बाटिका से लेके और कक्षा 3 तक। तो कक्षा 3 तक में लगभग हम अपने विद्यालय से ही सबको मानना चाहते हैं कि हमारे यहाँ लगभग 40 बच्चे हैं ना, 40 बच्चों में अब निपुण बनाने के लिए शायद इस समय पर 1/4 हो चुके हैं। 10 की संख्या लगभग 10, 11 या 12 लगभग पहुंच चुकी है। तो 10 दिन, अगर ये 30 दिन में ऐसा हुआ तो मुझे लग रहा है कि शायद कवर किया जा सकता है। यही हम सोच रहे हैं कि हम अपने सारे 20 विद्यालयों के शिक्षा संकुल तो लगभग 4-5 विद्यालय की तरफ से होते हैं लगभग, लेकिन मैं तो मेरा ऐसा कार्यकाल रहा है कि मैं हमेशा 27 या 40 या आज 20 बचे हैं उतने का
अगुवाई हमने की है, तो मुझे तो हम सबको ऐसा ही मानते हैं कि वो सब मेरे ही हैं। तो हम सबसे निवेदन यही करेंगे कि इस बचे हुए 90 दिनों में इस कार्यक्रम को संपन्न किया जाए। और नेट की जो बात आ रही है, नेट की परीक्षाएं अगर त्रैमासिक होती रहेंगी तो निश्चित तौर पे हमें लाभ है। तो हमारे हिसाब से लगभग ऐसा आप बहुत मानते होंगे, मैं तो मान रहा हूँ कि लगभग उससे हमारे बच्चों की संख्या बढ़ी। या उचित लगे तो हफ्ता 15 दिन में हम लोग ऐसे प्रश्न पत्र बना के श्यामपट पे कर दें। जी बिल्कुल सही। बच्चे उस आधार पे कुछ वैसे उसी उस प्रश्न पत्र को जो रखे हैं हम उसको भी कराते रहे बीच बीच में, और उसी के बेस पर हम उससे थोड़ा कठिन, कुछ बहुत इजी आया था, हमने देखा तो बहुत सरल प्रश्न आए थे, लगभग थोड़ा और कठिन, सरल से कठिन की ओर चलते हुए हम उसको कार्यक्रम को बढ़ाएं और अपने आप टेस्ट लें। जैसे 3 महीने पे हम हर मासिक कर दें या हर साप्ताहिक कर दें, ज़्यादा अच्छा होगा मेरे हिसाब से। तो इससे बच्चों में एक लोलुपता आएगी। इसकी एक पहल की जानी चाहिए कि हर महीने टेस्ट लिया जाए बच्चों को, और उसी निपुण के साथ तरीके से लिया जाए। जैसा कि मेरा यही भाई साहब के बातों से मैं सहमत भी हूँ, और मेरी इच्छा भी है कि सब लोग यही करें, अपने आप प्रश्न पत्र बनावें और हर महीने इसका टेस्ट ले, और त्रैमासिक तो आपके पास सही है कार्यक्रम। तो इसी के साथ हम चाहेंगे कि समय बहुत कम है और दूसरे का भी नंबर लगे। धन्यवाद। सरलता से सिखाना टीएलएम सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है कि बच्चों को हम कोई भी टॉपिक हो बहुत सरल रास्ते से हम उसको वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। देखे हैं केवल गिनती के माध्यम में प्लस कहिए, ऐसे ही अब उसमें कुछ करना नहीं है, केवल अंक का डिस्टर्बेंस करना है, अंक को बदल बदल के रखना है, हम लसा मसा सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम 4-5 में मेहनत करते हैं तो हमको काफ़ी प्रयास करना पड़ता है लसा सिखाने के लिए। उसके पहले हम गुणनखंड सिखाएंगे, जब तक बच्चे को गुणनखंड नहीं आएगा तब तक लसा मसा तक पहुँच ही नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ तो आप गिनती के माध्यम से ही लसा का बच्चों में विकास कर सकते हैं। तो ये टीएलएम में है कि बच्चों को सरलता से सिखा सकता है। बच्चों के लिए सीखने को वास्तविक का मतलब वो जो चीज़ें हैं उससे भली भांति एकदम कंफर्म हो जाएंगे कि ये हकीकत में ये चीज़ हमको वहाँ तक पहुँचा सकती है। और दूसरी चीज़ है व्यवहारिक, आपसे बच्चा घुल मिल जाएगा। और तीसरी चीज़ें है उसमें मनोरंजक, मतलब मनोरंजन भी बच्चे का होता रहेगा टीएलएम के माध्यम से। और चिंता, भय और ऊब तीनों चीज़ से मुक्ति हो जाती है। अगर टीएलएम का प्रयोग कक्षा में चल रहा है तो बच्चा कोई चिंता नहीं करेगा कि सर जी पूछेंगे हमको नहीं आएगा, कोई उबाऊ नहीं लगेगी उसको क्लास, और उसके अंदर डर नहीं रहेगा। इसके बाद सोच और खोज की प्रवृत्ति को बदलता है। बच्चों में सोच वस्तु सभी जानते हैं, कोई भी अगर हम सोच वस्तु का प्रयोग करते हैं उसमें बच्चा अपने आप आकर्षित हो जाता है कि आखिरकार एक क्या चीज़ है। नई नई चीज़ें भी हम दिखाएं, जो अगर गिनती का चार्ट दिखा दें बच्चा नहीं समझ पाएगा कि इसमें हमको क्या क्या सीखना है। लेकिन हम उससे नए नए टॉपिक अगर सिखाना चालू कर दे, बताना चालू कर दे, कि बच्चा सोचेगा सब चीज़ें नई नई जिज्ञासा के रूप में उसको आना प्रारंभ हो जाएंगी। ये तो जैसे टीएलएम मैट्रिक बोर्ड का था, 1 से 100 तक गिनती बनी थी, लेकिन उसमें 7-8 टॉपिक आ गए थे। तो टीएलएम हमारे लिए शिक्षण कार्य में बहुत लाभदायक है। ये था टीएलएम से संबंधित कुछ बातें। और आगे प्रेजेंटेशन के लिए प्राथमिक विद्यालय राम निवासपुरा, जेठूपुर खास, जेठूपुर 4 पीढ़ीपुरा डेवलपमेंट, और इसके बाद प्राथमिक विद्यालय का। अगर टीचर्स अपने टीएलएम लाए हो तो आके यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। 2 अक्षर वाले अमात्रिक शब्द, 3 अक्षर के अमात्रिक शब्द, 4 अक्षर के अमात्रिक शब्द, आ की मात्रा के साथ, छोटी की मात्रा के साथ, बड़ी की मात्रा के साथ। खास में सहायक अध्यापक के पद पे कार्यरत हूँ। पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ थोड़ा विभागीय लोगों को कि आज फीवर होने के बावजूद मैं बेड पे पड़ा हुआ था, लेकिन आते ही मेरे अंदर जान आ गई। जैसे कहते हैं ना, मुर्दे में जान आ जाए। फीवर आया हुआ तो मैं बेड पे हिलने आपको मेडिकल लेना पड़ेगा, वो भी 1 दिन का मेडिकल मान्य होता नहीं है। तो उसने मुझ में जान भर दी कि आप जाइए और करके आइए, फिर दिखा के आइए। तो उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये क्या चीज़ है, सबसे पहले तो इसमें मैंने नाम नहीं लिखा। ये नाम मैंने जानबूझ के नहीं लिखा, क्योंकि बच्चों में होता है कि जिज्ञासा, इसके अंदर सर जी ने क्या किया होगा। तो सबसे पहले जिज्ञासा हम बढ़ाएंगे बच्चों की कि इसके अंदर क्या हो सकता है। इसके अंदर है जैसे
हिंदी के बारे में और गणित के बारे में बहुत से लोगों ने बहुत से टीएलएम बनाए हुए हैं, लेकिन अंग्रेजी के विषय में कोई कुछ बोल नहीं रहा है, जबकि अंग्रेजी हमारे साथ निपुण लक्ष्य में आ गई है। तो मेरा मोटो यही था कि मैं अंग्रेजी के लिए कुछ करूं, और अपने विद्यालय में अंग्रेजी ज़्यादातर मैं ही देखता हूं ताकि बच्चों को अंग्रेजी आ सके। तो ये जो मैंने बनाया है ये एक तरीके से लोगोग्राफिक पठन भी है। जैसे अगर इसको हम छुपा भी लेते हैं तो बच्चा आसानी से पढ़ सकता है कि ये बी है और ये बी से बैट है। इसी तरीके से ये सी है, सी से कैट है। तो इस तरीके से पहला तरीका तो ये हो गया, ये लोगोग्राफिक पठन हो गया। दूसरा राइमिंग वर्ड, राइमिंग वर्ड भी बच्चा सीखता है इसी से। अभी आप लोगों ने देखा होगा हिंदी में भी कक्षा 1 में आया था तुकांत शब्दों का प्रयोग। तो ऐसा नहीं है कि हिंदी में आया तो अंग्रेजी में नहीं आएगा। और ये केवल अभी 2 साल के लिए है कि हिंदी और भाषा पे और गणित पे कार्य किया जा रहा है। आगे हम लोगों को सभी चीज़ों पे कार्य करना है, ये मान के चलिए। तो ये उसके लिए भी है कि हम बच्चे को पहले से ही राइमिंग वर्ड सिखा सकें। अंग्रेजी में राइमिंग वर्ड कहते हैं, हिंदी में तुकांत शब्द कहते हैं, तो ये उसके लिए भी है। BAT बैट, सी मिला दिया, पहला अक्षर बदल दिया, CAT कैट, F कर दिया, FAT फैट, HAT हैट, MAT मैट और RAT रैट। तो इस तरीके से बच्चा तुकांत शब्द भी सीख रहा है, लोगोग्राफिक पठन भी कर रहा है और इसके अलावा अल्फ़ाबेट्स भी सीख रहा है। तो इतना ही था मेरी तरफ से। तो समझ में आ जाए कि हमें किस तरह के वाक्यों का, जब हम कोई चीज़ हिंदी में पढ़ते हैं तो उसमें लिखने के दौरान और पढ़ने के दौरान विभिन्न विराम चिन्ह, मतलब ठहराव के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो जैसे एक साधारण वाक्य होता है, जब वो वाक्य समाप्त हो जाता है तो वहाँ पर हम पूर्ण विराम का चिन्ह लगाते हैं। तो इसमें विभिन्न तरह के चिन्हों के बारे में दर्शाया गया है और उसको अलग अलग तरह से लिखा गया है। जैसे अल्प विराम कहाँ रुकना है, मतलब थोड़ा रुकना है। पूर्ण विराम कहाँ रुकना है, उसका चिन्ह लगा हुआ है, उसके नियम बताए गए हैं और उसके उदाहरण दिए हुए, जिससे बच्चा इस चीज़ को समझ सके और उसको आत्मसात कर सके और अपने जो साथ के बच्चे हैं उनको भी बता सके। क्योंकि जैसे 5 का बच्चा है उसको तो समझ में आ रहा है, लेकिन 3 वाले को नहीं समझ में आ रहा है, 2 वाले को नहीं समझ में आ रहा, वो पढ़ रहा है तो उनकी भी वह मदद कर सके। जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह है, मैंने कहा कि बाहर जाओ, अब उससे नहीं समझ में आ रहा कि सर कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ, तो आदेशात्मक हो गया। तो वह भी उसको समझ में आना चाहिए कि हमें आदेश दिया जा रहा है कि निर्देश दिया जा रहा है। जैसे कह दिया, बच्चा कहता है सर मैं अंदर आ जाऊँ, मैं आई कम इन, तो हम कहते हैं आ जाओ, तो उसे यह भी समझ में आना चाहिए क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, इसका मतलब क्या शब्द क्या है, प्रश्नवाचक का चिन्ह है। तो छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ विराम वाचक जो चिन्ह थे उसी का यहाँ पर प्रयोग करके चार्ट के माध्यम से PLM के रूप में दर्शाया गया है सभी को। प्लेस वैल्यू पे है, तो इससे आप बच्चों को प्लेस वैल्यू के बारे में बता सकते हैं, अपना क्या बोलते हैं स्थानीय मान के बारे में। तो इसमें आप कार्ड में कोई भी संख्या लिखकर जैसे आप यहाँ लगा देंगे और बच्चा उसमें बताएगा कि 1000वें स्थान पे कौन सा आएगा। तो जैसे कि यहाँ पे 7000 है तो आप या पहले इकाई से शुरू करेंगे तो इकाई वाले स्थान पे क्या आएगा, तो बच्चा बता देगा कि इकाई वाले स्थान पे 2 है। और ये दहाई के स्थान पे क्या आएगा, तो दहाई वाले स्थान पे 60 है आपके। और इकाई वाले स्थान पे क्या है, तो इकाई वाले स्थान पे आपका ये 300 आएगा। और ये 1000 वाले स्थान पे क्या है, सैकड़े वाले स्थान पे 1000 वाले स्थान पे तो ये 7000 है। तो इस हिसाब से आप ये बच्चा अपना जान जाएगा कि इकाई के स्थान पे, दहाई के स्थान पे और स्थानीय मान के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। और बस ऐसे ही। मैं दाऊद अहमद UPS कुलवा सहायक अध्यापक। देखिए TLM है ये मेरा, हमने बनाया है संज्ञा के भेद। बच्चों को पढ़ाते समय हमने बच्चों संज्ञा पे बात किया, उनको पढ़ाया संज्ञा क्या है। फिर उनसे पूछा गया कि आप जो आपके परिवेश में चीज़ें दिख रही हैं उसमें संज्ञा जो चीज़ें हैं सभी संज्ञा हैं, संज्ञा मानी नाम, जो भी चीज़ें वो बच्चे देख पा रहे हैं सब संज्ञा ही है। लेकिन फिर अब उनसे जैसे क्वेश्चन किया जाए कि इसको आप अलग करिए, भेद क्या हो सकता है, कौन सी चीज़ क्या है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होने लगे। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा तो हमने यहाँ पर सबको बना दिया अलग अलग, और उसके एग्जाम्पल यहाँ पर हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा नाम हो गया, दिल्ली है, मुंबई है या श्याम राम। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है बच्चों को बताया गया, और फिर उससे यहाँ पर उनको जब वो देख लेते हैं इस तरीके से तो कुछ समझ में आने लगता है उनको TLM के माध्यम से। जैसे जानवर है, गांव है। समूहवाचक संज्ञा कक्षा, मेला, परिवार ये चीज़ें होती हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा
पानी है, लोहा, घी या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं। और भाववाचक संज्ञा, कोई मिठास है, इस तरीके की चीज़ें हैं जो संज्ञा को उनके भेद जो है उसको क्लियर कर देती हैं बच्चों को। और इस टेलम से हमें पढ़ाने में सहयोग मिलता है। इस तरह से बच्चों को दिखाएंगे कि क्या है, तो बच्चा बताएगा पूरा एक गोला है, ये पूरा एक गोला है। फिर उसको हम 2 भागों में बांट देंगे, तो ये आधा आधा, तो बच्चों को ये बता देंगे कि 1/2 ये आधा हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा 1/2। फिर उसके आगे 3 हिस्सों में बांटेंगे इसको, तो उसको ये बताएंगे कि ये 1/3 भाग हो गया, ये 1/3, 1/3। फिर ऐसे ही 4 भागों में बांटेंगे और ये बच्चों को बताएंगे कि 1/4 भाग है, ये 1/4 भाग, 1/4 और 1/4। फिर ऐसे ही 5 भागों में बांटेंगे और बच्चों को बताएंगे 1/5, 1/5, ये 5 भागों में बता तो ये है। इसी तरह से 6, 7, 8 भागों को दर्शाया गया है इसमें। ये सम की पहचान के लिए है। बच्चों को बताने के लिए विषम संख्या क्या कौन कौन सी होती है उसके लिए बनाया गया ये विषम संख्या लिखा हुआ है। और इसमें पूरी संख्याएँ लिखी हुई हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 पूरी संख्याएँ लिखी हुई विषम की। अगर मान लीजिए सम संख्या हमको बताना है बच्चों को, तो इसको हम थोड़ा सीखेंगे। विषम संख्याएँ आ गई, ऐसे सारी संख्याएँ लिखी हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। इस तरह से बच्चों को ये ज्ञान हो जाएगा कि ये सम संख्याएँ हैं और विषम संख्याएँ। यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर बना दिया है। जैसे सबसे पहले हम बच्चों को पढ़ाएंगे कि बेटा आपके आगे कौन बैठा है, तो बच्चे बोलेंगे मैम आप बैठी हैं। अच्छा बेटा आपके पीछे कौन बैठा है, तो जो भी बच्चा बैठा रहेगा बच्चे उसका नाम बताएं। तो ठीक है, यानी आगे का ठीक उल्टा क्या होता है, आपके जस्ट जो पीछे बैठा हुआ है, तो ये विलोम शब्द है। विलोम माने ठीक उल्टा। तो इसी तरह मतलब हम पहले उसको समझाएंगे, फिर मैं उनको शब्दों में पढ़ाऊँगी। और हम लोग थोड़ा सा आशा करते हैं कि जो है 4-5 बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, तो इनको समझ में जल्दी आ जाती है। इसलिए मैंने शब्द विलोम बनाया है। देखिए राजा है, तो राजा के ठीक अपोजिट रंग है। फिर देखिए ज्ञान है, तो ज्ञान के ठीक अपोजिट अज्ञान है, उल्टा, ठीक इसके उल्टा अज्ञान है। तो इस तरह करके हम उनको पढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया। और राजा रानी के बारे में जानते भी हैं। आज हम पढ़ाएंगे जंतुओं की उपयोगिता और आपको जंतुओं के बारे में बताएंगे। आपने मधुमक्खी देखी है? मधुमक्खी देखा होगा। मधुमक्खी में भी राजा रानी होते हैं। उसमें आपका एक होती है, जैसे आपका जो है कहीं पर एक राजा होता है, उसकी कई रानियाँ होती हैं, लेकिन यहाँ जंतुओं में जस्ट उल्टा होता है। मधुमक्खियों में एक रानी होगी, कई राजा होंगे, और राजा को हम बोलते हैं नर, उसको ड्रोन भी बोलते हैं। उसके अलावा आपका होता है कहते श्रमिक मक्खी, जिसको मादा कह सकते हैं। इसमें से नर मक्खी के लिए आपने छत्ता देखा होगा। छत्ते में एक बड़ा सा जगह होता है, उसमें आपका मादा ये रानी रहती है, और रानी का काम होता है अंडे देना। और उसके बाद जो श्रमिक होते हैं, श्रमिक का सबसे ज़्यादा काम होता है, उसका काम होता है कि फूलों से रस लाना, उसके बाद मोम का उत्पादन करना, शहद का उत्पादन करना, और छत्ते की सफाई करना। और ड्रोन का काम केवल मैटिंग होता है बस। और इसकी उम्र आपका 300 दिन लगभग होती है, और श्रमिक की उम्र 40 से 50 दिन। और जो ड्रोन होता है, ड्रोन की उम्र मैटिंग के बाद उसको जो है, जो श्रमिक मक्खियाँ हैं उसको डंक मार करके उसको ख़त्म कर देती है। बस इतना है। इसी तरह जो और जो आपके जो है जंतु होते हैं, जैसे आपका दीमक उमक, उसमें भी इसी तरह का होता है। बस इतने में बताने के लिए कितना, क्योंकि आजकल एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं, तो बच्चों को कैसे पता चले। हम बच्चों से पूछते हैं कि खून सबका कैसा है, तो सब बता दें कि लाल है। अब लाल खून सबका है तो सबको एक दूसरे का दे दे क्या? तो बच्चे बताते कि नहीं, कुछ को जानकारी है कि नहीं, खून सबको एक दूसरे का नहीं दे सकते, कुछ अलग अलग होता है। तो यही बच्चे को बताया गया कि खून का एक ब्लड ग्रुप होता है। ये 4 प्रकार के होते हैं, ए, बी, AB और O। अब ए ग्रुप जो होता है वो ए वाला ग्रुप ए को दे सकता है और AB को भी। अब ये AB जो है हमारा सर्वग्राही ग्रुप है, दे देगा तो इसको सर्वदाता कहते हैं, डोनर ग्रुप। लेकिन ये ले नहीं सकता, ये सिर्फ लेगा सिर्फ O से ही।
तो बच्चों को यही बताएगा कि 4 प्रकार के ग्रुप होते हैं ए बी और ओ। बस यही श्री अनिल सिंह जी, हमारे पूर्व संकुल प्रभारी श्री राम मनोहर यादव जी, हमारे बीच बहुत ही कर्मठ, जुझारू और अनुभवी शिक्षक संकुल प्रमोद पांडे जी, शंकर भाई एवं हमारे बीच बैठे हुए यशवंत चौधरी जी, इंचार्ज प्रधानाध्यापक लोकमंच का पूरा, साथ ही यहाँ बैठे हमारे गणमान्य अध्यापक अध्यापिकाएं बहनें, विशेष तौर से इस शिक्षक संकुल को आयोजित कर रहे यूपीएस खोखड़ी की प्रधानाध्यापिका श्रीमती कनकलता मैडम एवं मधु मिश्रा मैडम, यह जो कार्यशाला आयोजित की जा रही है यह हमारे भविष्य को निर्धारित करती हुई एक बैठक है और इसमें हम सभी लोगों ने देखा कि बहुत अच्छे अच्छे TLM यहाँ पर प्रस्तुत हुए जो हमारे बच्चों के ज्ञान को बढ़ाने में सहायक सिद्ध होंगे, हमारे भी ज्ञान को बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। अधिकांश लोगों ने TLM प्रस्तुत किया, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों के TLM यहाँ प्रस्तुत नहीं हो सके, जिनमें मैं भी हूँ, तो मैं इस बात का आश्वासन देता हूँ कि अगले बार मैं ज़रूर TLM प्रस्तुत करूँगा। TLM है तो जूनियर स्तर का, मगर दिखने में छोटा है। पौधे के विभिन्न भाग, वैसे तो मुख्य में 3 हैं। पहला है जड़, जड़ से पौधे का मुख्य भाग जड़ की पूरा खोलिए से। ये पत्ती है, आप लोग पहचान भी रहे हैं। ऊपर पत्ती के बाद फिर आकार होता है पुष्प का। ये फूल है, पौधे की मुख्य संरचना है, यही बनता है और यही हमारा मुख्य भाग होता है। बाकी होते 6 हैं, लेकिन मुख्यतः 3 ही है। बहुत बढ़िया। के लिए जैसे बच्चों को कोड़ों के बारे में पता है ना, तो उसमें उनको पता है कि समांतर रेखा क्या होती है। पहले ही बताया जाता है कि जो बीच की अगर दूरी बराबर है तो वो 2 रेखाएं जो है तो उनको कहा जाएगा समांतर रेखा। तो यहाँ पे एक आगे से पता भी है कि तिर्यक रेखा की अगर कोई लाइन ऐसे काटेंगे तो वो क्या हो जाएगी, तिर्यक रेखा। इसमें जो रंग का दिया गया है, ये पहले मतलब इस तरह काटने के बाद उसके बाद फिर बताया जाएगा कि ये ऊपर की तरफ जो है 4 कोण कटेंगे और नीचे की तरफ ये 4 कोण कटेंगे। इसमें जो है यहाँ पर लिख दिया गया शीर्षाभिमुख कोण, संगत कोण और एकांतर कोण। इन तीनों के बारे में यहाँ से पता चलेगा कि जो भी आपस में एक दूसरे की तरफ है इनको कहा दिया जाएगा शीर्षाभिमुख कोण। तो यहाँ पर 1 और 3 जो है ये शीर्षाभिमुख कोण है, यहाँ पर 2 और 4 जो है ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसमें 6 और 8 जो है शीर्षाभिमुख कोण है और ये 5 और 7 शीर्षाभिमुख कोण है। इसके बाद संगत कोण पे आ जाएंगे। संगत कोण पे क्या हो जाएगा कि अगर एक तरफ की जो लाइनें कटी हैं यहाँ ऊपर की तरफ और ये सफ़ेद वाला जो पार्ट है इसको कह दिया जाएगा कि ये संगत है। 1 और 5 संगत है, इधर 4 और इसके नीचे वाला इसी के समतुल्य जो है ये संगत है। 2 और 6 संगत है और 3 और 7 संगत है। और एक अंतर कोण जो अंदर की तरफ कटा है ये अंतर कोण होगा, जो बाहर की तरफ कटा है ये बाह्य कोण है। तो इसमें अंतर कोण में क्या, एकांतर कोण में क्या बताएंगे, ये 3 है, इसके अपोजिट ये वाला है तो ये हो जाएगा ये एकांतर अंतर कोण हो जाएगा, इधर 4 और ये 6 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर 1 हो जाएगा और 1 की जगह ये 7 हो जाएगा और यहाँ 2 की जगह ये 8 हो जाएगा। बस यही है। बहुत बढ़िया। प्रश्नों का संकलन है, प्रश्न तो बहुत हैं, संकलन होते रहते हैं। अभी हमारे बीच हमारे ARP सर उपस्थित हैं,
और जिनकी समस्याएं होंगी उनका समाधान भी होगा। उसके पहले जिज्ञासा संबंधित एक प्रयोग है, हम आप लोगों को भी साझा करना चाहेंगे। उच्चतम उसमें निवेश हो या कि ना ही हो, ये बाटल हमने पड़ा हुआ पाया, खरीदा नहीं कहीं से। ये पाइप भी घर में पड़ी हुई थी, इसको ले लिए। अब इसको देखिए खोलते हैं। विज्ञान संबंधित प्रयोग है। कक्षा 6 में विज्ञान में एक पाठ है, पाठ 15 है वायु, तो उससे संबंधित है। इसमें हम हमने पानी भर दिया। अब ये पानी गिर रहा है। जैसे छोटे बच्चों का बॉटल आता है जो स्कूल लेके जाते हैं, उसमें भी यही सिस्टम रहता है, थोड़ा ऊपर से रहता है, उसको हमने बगल से लगा दिया है। अब जब इसमें हम हवा का दबाव डालेंगे, हवा का दबाव कैसे डालेंगे? मुंह से फूंकेंगे। जब हम फूंकते हैं ये देखिए, तो हवा दबाव डालती है तो पानी ऊपर आता है और यहाँ से बाहर निकलता है। ठीक है, एक दूसरा बॉटल है जी सर, इसमें हमने छिद्र कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ होल है, होना चाहिए था नीचे, लेकिन इसका जो है बॉटल इतना मजबूत था कि हम इसमें होल करने में सफल नहीं। तो इसलिए हमने बगल में कर दिया। पिचकारी बना खेल के लिए देखिए, अब इसमें होल है, छिद्र है इसमें, लेकिन मैं ढक्कन बंद कर दिया तो पानी बाहर नहीं आ रहा है, क्योंकि जल के प्रवाह के लिए भी वायु की जरूरत पड़ती है। जैसे हम ढक्कन ढीला करेंगे, इसमें से पानी गिरना शुरू हो बाहर निकलने लगेगा। ये देखिए, किसी को सुविधा ना हो भाई, जैसे जैसे ढीला करेंगे जी, इसमें से पानी बाहर निकलने लगेगा। अभी तो हमको ढीला करना पड़ रहा है। देखिए, दूसरा ढक्कन हमने लगाया, अब हमको ढीला भी नहीं करना पड़ेगा। अब पकड़ लिए और पानी बंद हो गया, छोड़ेंगे तो चालू हो जाएगा, फिर पकड़ लेंगे तो बंद हो जाएगा। इसका क्या कारण है? ढीला होगा ढक्कन। हमने ढक्कन के ऊपर एक होल कर रखा है, अगर आप लोग दिख रहा हो आंख से तो। जी जी, दिख रहा? नहीं दिख रहा तो जान लीजिए कि इसमें एक होल है। और जब हम उंगली उठाते हैं तो उस होल से हवा अंदर जाती है और वो पानी को बाहर ठेलती है। पानी बाहर आता है, जब ढक्कन को बंद कर लेते हैं तो हवा अंदर नहीं जा पाती है और पानी बाहर नहीं आ पाता। ये दूसरा हुआ। बैलून है, इसको हम फुलाएंगे। अब फुला करके इसको इसमें सर आइए, हाँ इसको जरा पकड़िए, हवा निकल। देखिए, ये हमने बैलून लगा दिया। अब जैसे इसको छोड़ेंगे, जो काम हम मुंह से फूंक कर रहे थे वही काम है बैलून करेगा। जैसे जैसे इसकी हवा अंदर जाएगी, पानी बाहर आता जाएगा। देखिए, इस तरह के प्रयोग अगर बच्चों को हम क्लास में दिखाएंगे तो विज्ञान विषय के प्रति बच्चों की रुचि बढ़ेगी। और घर में भी जाकर कर सकते हैं, बच्चे बैलून खेलते हैं, बॉटल भी मिल जाएगा और पाइप भी मिल जाएगा। जी, ग्लास के अंदर रहेगा। तो ग्लास को पकड़े हुए है, अगर तुम छोड़ दें तो ग्लास बैलून पकड़े हुए है, नहीं पकड़े हुए है। आगे देखिए, अबे देखिए, ये जो है हवा के दबाव से बैलून ने ग्लास को पकड़ लिया। इसको आप कहीं भी फेंकेंगे और जो है ग्लास को छोड़ेगा नहीं। ठीक है, आप भी फेंक करके ट्राई कर लीजिए। अरे नहीं सर, नहीं। एक और है, जैसे मान लीजिए अंदर करके नहीं फुलाते हैं, पहले से बैलून फुला हुआ है, वही चीज़ है, ये भी है। इसको अगर आप धीरे धीरे दबाव करके, अगर इसको अंदर कुछ भाग इसका अंदर करने में प्रवेश होते, मतलब सफल होते हैं, तो भी ये पकड़ लेगा। इसमें जो हवा भरी है वही इसको ऊपर की तरफ उड़ाएगी तो गुब्बारा उड़ जाएगा। ये देखिए करते हैं,
तो ये बगल में बैठे यशवंत सर ने इस प्रयोग को एक और जोड़ दिया। इस तरह से जो हमने देखा, यहाँ जो भी टीएलएम दिखाया गया, जो यहाँ पर हमारे द्वारा जो दिखाया गया, इसको हम कई रूपों में अपनी क्लास में उसको दिखा सकते हैं, करते हैं, हम हर चीज़ बताते हैं। और उसी को अगर प्रयोग के रूप में दिखाएंगे तो बच्चे उसको जल्दी आत्मसात करते हैं, कुछ ज़्यादा ही सीखते हैं। तो इतना ही उपस्थित सभी सम्मानित शिक्षक बंधु और हमारे विशेषकर जो ये प्रयोग कर रहे हैं टीएलएम वाले शिक्षक साथी, शिक्षक संकुलों के विशेष प्रोत्साहन से जो इन्होंने कार्य किया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और साथ ही मैं इस विद्यालय की प्रधानाध्यापिका महोदया को भी, विद्यालय के समस्त स्टाफ को भी धन्यवाद देता हूं कि देवरा संकुल का बैठक एक स्थान से दूसरे स्थान त्वरित गति से परिवर्तित होते हुए भी इसमें कोई शिथिलता नहीं बरती गई, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। यह आपको बेहतर एजुकेशनल लीडर जो आप शैक्षणिक कार्य करते हैं उसमें आपके जो भी चीज़ें निकल के आती हैं उसका उचित प्रदर्शन, उचित प्रतिबिंब और उचित लोगों के बीच में जो स्थान मिलता है वह उसके लिए यह बैठक आयोजित की जाती है। इसमें हमारा स्तर बढ़ता है और सबके सामने प्रदर्शित भी होता है। इसको अन्यथा नहीं लेना है कि मुझे खड़ा होने में अपनों के बीच में संकोच आ रही है। यह बिल्कुल इसको या तो हम अगर हम अपनों के बीच में खड़े होने में संकोच कर रहे हैं तो जो शिक्षक आत्मीय संबंधों की बात 5.2 की बात की जा रही है, उन बच्चों के बीच में हम कैसे खड़े होते हैं। कभी कभी बच्चों के बड़े सार्थक प्रश्न भी हमारे सामने आ जाते हैं, उनका जवाब हम कैसे देते हैं, यह सोचना बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ जो हम कर रहे हैं, जो चीज़ें हमसे निकल के आती हैं उसका दृष्टि और परिणाम भी हमको इन लोगों के बीच में देखने को मिलता है कि जैसा कि प्रमोद जी ने अभी किया कि वायु का दबाव चारों तरफ अपने चारों दिशाओं में किस तरह से देता है, यह हमारे विज्ञान की पुस्तिका में एकदम वर्णित है। 6, 7, 8 में बिल्कुल इसी तरह से लिखी गई है, उसको हम स्पष्ट रूप से दिखा सकते हैं। वायु स्थान घेरती है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, एक तरफ से दूसरे तरफ दबाव डालती है। इसका बहुत समुचित उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया, यह इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं थोड़ा सा अब इस क्रम में जो हमें आप सबको अवगत भी कराना है, इन चीज़ों पे वार्ता भी करना है। आपका जहाँ प्रश्न है उस प्रश्न पे हम सभी सार्वजनिक रूप से एक चर्चा रखते हैं। किसी का व्यक्तिगत प्रश्न ना हो, ये हम सभी का है। कोई ऐसा प्रश्न आता है तो उस प्रश्न पे सबके सामने रखिए। इसमें जो हमारा ये शासनादेश है, इसमें ये आप पहले ही देखेंगे कि ये प्रश्न हमारा लिखा हुआ है कि जब हम सार्वजनिक रूप से इस प्रश्न को रखते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक लोग इसका उत्तर दें या शिक्षक संकुल दें या ERP दें। यह प्रश्न का उत्तर आपके द्वारा भी उसका आता है, और वो जब इतने लोगों के बीच से जब उत्तर आता है तो वह बहुत ही सार्थक जवाब होता है और व्यवहारिक होता है। ये है इसी के रूप में संदर्शिका के प्रयोग, जो नवीन संदर्शिका है उसके प्रयोग के बारे में मैं चर्चा थोड़ी कर दूं। हमारा पिछले महीने से जो संदर्शिका प्रयोग में लाई जा रही है उसकी मूल कॉपी यानी हमें हार्ड कॉपी नहीं मिली है। असुविधा है, दिक्कतें हैं, मोबाइल में संचालन करने में थोड़ी समस्याएं आती हैं, पर हम इतने भी पीछे नहीं हैं कि अगर एक बार किसी चीज़ को देख लेते हैं तो उसका थीम नहीं समझ पाते हैं। उसको हम अपने रूप में व्यवस्थित करते हुए उसको अप्लाई करते हैं। कुछ देर में आएंगी उस पर हालांकि प्रशिक्षण भी होना था, लेकिन प्रशिक्षण अभी नहीं संचालित हो पाया है, अगले महीने होगा। इस पे हमें ध्यान देना है। दूसरी, जैसा कि हमारे बड़े अनुभवी पूर्व संकुल श्री राम मनोहर सर ने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने बिना किसी को कुछ कहे जो 70 और 80% का इन्होंने जो टारगेट रखा, हमसे यही रखा गया वहाँ ज़िले में कि नेट में 96% अगर आपके ब्लॉक के बच्चे उपस्थित हो जाते हैं, मैं 93 दोनों दिन का मिला लेते हैं तो 92-93% हो रहा है ये दोनों का।
अगर 90% अगर आपके बच्चे उपस्थित हो जाते हैं तो क्या हम 80% को मेंटेन नहीं रख सकते हैं? पहली चीज़। दूसरी, मेंटेन करने का तरीका ये भी है कि हम पोर्टल पे जो बच्चे ऑलरेडी हमने अंकित किया है और लगातार अनुपस्थित चल रहे हैं उनको हमने मार्क किया है, उनको अनुपस्थित किया है, और जो संख्या एक बार आपसे फिर पूछी गई थी उस पे ही खड़े रहिए, क्योंकि वो आपके पास बेस है कि आपने दे रखा है कि इन बच्चों का नाम हमने काट दिया है। तो जो आपके वर्तमान समय में आने वाले बच्चे हैं या जो आपने नामांकन रखा है रजिस्टर में, उसके सापेक्ष उपस्थिति देंगे तो निस्संदेह वो आपके परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस हाई रहेगा, आपके एग्जाम में भी वो काम आएगा। एक और सर का सुझाव मुझे अच्छा लगा कि नेट परीक्षा में बच्चे बड़े उत्साहित थे, हम भी उत्साहित थे, आज का पैटर्न भी वही है। लेकिन क्या जब हम अपने टीचिंग में जाते हैं, अपने क्लास को संचालित करते हैं, तो इसमें एक प्रश्न भी आता है या हम लोग अक्सर पूछा करते हैं। अभी मैं इन्हीं के नितिन जी के स्कूल में पूछा था कि क्या आपने फॉर्मेटिव असेसमेंट कभी किया है, बच्चों का आकलन किया है लिखित रूप से? जिसकी सर ने बात किया है कि हम छोटे छोटे प्रश्नों को बना के दे सकते हैं, या इससे बढ़िया आकलन और क्या हो सकता है? कोई अलग से आएगा हमें आप जब मैं पूछता हूं तो आपके पास नहीं आता है, मुझे नहीं का ऑप्शन भरना पड़ता है। अगर आपके पास है तो मैं निश्चित ही उस चीज़ को भरूंगा। हाँ, ये हो सकता है कि उस चीज़ से आप अगर जुड़ लें तो ये व्यवस्था होगी। ठीक है, इसके बाद थोड़ी सी और आगे आते हैं जो प्रिंट सामग्री की बातें हैं और पुस्तकालय। हमें एक चीज़ ध्यान देना है कि जब एक पिक्चर क्लिक होती है तो उसमें विद्यालय की पूरी प्रगति और समीक्षात्मक टिप्पणियाँ भी आती हैं कि उस विद्यालय या आप ही को हमको ले लें कि अगर हम पिक्चर खींचते हैं तो विभिन्न तरीके से अपने पोज को चेंज करते हैं, कभी इस डायरेक्शन में, कभी उस डायरेक्शन में, कभी टेढ़ा, कभी सीधा। क्या हम उन पुस्तकालय और इन जो हमारी सामग्रियां हैं उनको सुव्यवस्थित कहीं एक कमरे में ही व्यवस्थित हो जाएं तो हमें पिक्चर लेने में कहीं असुविधा होगी? एक चीज़। दूसरी ये है कि जो रेटिंग निपुण भारत मॉनिटरिंग सेल की जो डाटा आते हैं उसमें अगर हमारा 5 का अगर चीज़ें जो प्रिंट रिच हमारी पाई जाती हैं कक्षाओं में, हम मान लेते हैं कि 1 नहीं 3 कक्षाओं में पाई जा रही हैं, तो उसको हम 100%, तो अगर वो 5 करते हैं तो वो 100% लेता है। बाई द वे अगर 2 होता है तो ऑलरेडी उसको 40% कर देता है, 30% कर देता है, गिरा देता है। तो वही रेटिंग का जो प्रश्न आता है वो ऑलरेडी नीचे खिसक जाता है। इसमें हमारे शिक्षक संकुल आपको बेहतर इंडिकेट भी किए होंगे कि हमारे जो 10 पॉइंट हैं जहां से हमारी ग्रेडिंग की स्थिति दिखती है उस पर कृपया ध्यान दें। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग से कुछ करना है। आप वहीं हैं, आपका विद्यालय है, हम सभी का विद्यालय है, हम सभी को करना है। और इसी में मैं ये जोड़ देता हूँ कि जैसा कि हमारे चंदेल जी ने कहा है कि हम पहले से भी हम लोग कहते आए हैं कि देवरा की संकुल बैठक कौंधियारा की सबसे बेहतरीन शिक्षक संकुल बैठकों में पहले नंबर पे आती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो इसको निपुण के लॉगिन का प्रश्न जो लगभग हमारे ब्लॉक में कंप्लीट हो चुका है, मुश्किल से 10-12 लोगों का रह गया है, उसको ध्यान देना है। लेकिन इसके साथ ही इसको लॉगिन के बाद अब हमें आकलन का प्रश्न चिन्ह उस पर, अब अगला जो आने वाला है वो आकलन को जोड़ते हुए अब आंकड़ा आएगा। तो कृपया जो भी हैं कम से कम अपने ऐसे कर लें, अगर 1, 2, 3 का ही आकलन करना है तो जिस विद्यालय में 5, 6, 7, 8 लोग हैं या 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, वह ये ना माने कि सिर्फ एक में जिसको अलॉट है वही एक का आकलन करे, 2 जिसको अलॉट है सिर्फ वही आकलन करे। क्योंकि यहाँ इन्होंने अभी कहा कि जो टीम भावना से हमें काम करना है, वह अगर हम तीनों कक्षाओं में 60 बच्चे हैं, अगर हम 8 हैं तो अगर बांटेंगे तो बहुत कम बच्चे आएंगे, 3 में बांटेंगे तो वो ज़्यादा हो जाएंगे, उन पर ज़्यादा वो लोड आएगा, उनको लगेगा कि हम ही कर रहे हैं और आप सहयोग नहीं कर रहे हैं।
तो ये हम लोगों का मानना है कि आप सब में लॉगिन है, आप कर लें, उस चीज़ का आंकड़ा वही रहेगा, आपकी यूडाइस के साथ जुड़ेगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पिछले संकुल बैठक, चूँकि यहाँ अभी तो हमें आपके बीच में लग रहा है कई संकुल बैठकों से आने का अवसर नहीं मिला, कई महीने के बाद टर्न आया है, वो आपस में इंटरचेंज हुआ है, तो ये आया है, हमें अवसर मिला है। तो पिछले समीक्षात्मक बैठकों में जो आप लोगों की प्रगति रही, उसमें जो भी बिंदु आते हैं उन पे एक छोटे से हमें लिस्ट बनाने हैं या कहिए कि पॉइंट आउट करना है, ताकि अगली चीज़ें, जैसा मैंने अभी इनको कहा कि जिन विद्यालयों ने नहीं प्रेजेंट किया उनको इंगित करिएगा, अगले बार ज़रूर खड़ा कराइए, कोई दिक्कत नहीं, वो हो ना हो। हम ऐसा न सोचिए कि आपको कहीं सबके बीच में खड़ा होके ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है कि आप करेंगे तो उससे आपके सेहत पे कोई असर पड़ेगा। निश्चित वो मनोबल को बढ़ाने का प्रयास है, ये है। इसके बाद आर्ट्स के बच्चे जो जिसके यहाँ नोडल देवरा के हमारे शंखधर जी हैं, जो राष्ट्रीय आय वाले एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, छात्रवृत्ति वाले में, उनको फॉर्म भरवा दें, अधिकतम फॉर्म भरवा दें। जिस बच्चे को मिल जाएगा 1000 रुपये पर मंथ, तो उसका कल्याण ही होगा। हमें 2 या 3 दिन में मेहनत कर लेना है, बेहतर परिणाम आ जाएंगे। जो 7 से 8 में गए हैं, बस क्राइटेरिया ये देना है कि जिसका करना है उस बच्चे का ही आय प्रमाण पत्र उसके अभिभावक के साथ जोड़ते हुए बनेगा। उस अभिभावक की आय 3.5 लाख से अधिक ना हो वार्षिक। Where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all along, even though it's been unspoken so long. I'm only waiting for you, just waiting for you to give it enough. You know I'm begging for you, just waiting for you to show me your love. Cause I wanna be certain we don't have to be lonely, we don't have to be hurting. Cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been so blind. So upset, I've waited till it's too late. No rest for lovers who are undetermined. I just wanna be certain, I don't wanna waste all our time wondering if we're right. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign, I don't want you going away. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign, don't you feel the same? You want it for us, even though you don't wanna say it. You've been saying it softly, with no words. You whisper with your eyes. I'm waiting for you, just waiting for you to give it enough. You know I'm begging for you, just waiting for you to show me your love, baby. Cause I wanna be certain we don't have to be lonely, we don't have to be hurting. Cause I'm feeling like you and I are perfect. I don't wanna be sorry, I don't wanna think every night about how we've been so blind. So upset, I've waited till it's too late. No rest for lovers who are undetermined. I just wanna be certain, I don't wanna waste all our time wondering if we're right. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine. I've been waiting for a sign, I don't want you going away. I've been waiting for a sign, wanna make you part of mine.